आइए, आज हमारे साथ मौजूद है अतुल चंदालिया। ये वो नाम है, भाजपा की राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा है। अम्बेडकर मंडल के आप अध्यक्ष रहे हैं और भाजपा जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। पूर्व में आप पार्षद भी रहे हैं। अनेक पदों पे आप भाजपा में रहे हैं और अनेक एक फौज की कार्यकर्ताओं की एक टीम, पूरी फौज आपके साथ है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं, जाके हम जहाँ मिल रहे हैं, कर रहे हैं, बात चल रही है, अतुल चंदालिया युवा महापौर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पे क्या विचार है? सर्वप्रथम तो बड़े भाई बाबूलाल जी और हमारे कैमरामैन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर मेरा भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेने आप यहाँ पर पधारे। दूसरा, अभी आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की फौज नहीं, मेरे साथ मैं कोई सेनापति नहीं या ऐसा कोई नहीं हूँ कि जिसके पीछे फौज हो। हम सब एक दूसरे के सुख और दुख के साथी हैं। मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं है और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो मेरे बड़े भाई और छोटे भाई, हम एक टीम के रूप में हम लोग काम करते हैं और उसी के बलबूते पर आज हमारी पूरी जो टीम है या हमारा एक जो समूह है वो आज इस उदयपुर के किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको कहीं तत्पर खड़ा मिलेगा तो हमारी पूरी टीम मिलेगी। रही महापौर की बात, तो भारतीय जनता पार्टी परिवार, भारतीय जनता पार्टी का जयपुर नेतृत्व और उदयपुर नेतृत्व अगर मौका देती है पार्षद बनने का, चुनाव लड़ने की अगर वो आदेश करती है तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। और उसके बाद अगर संगठन तय करता है और अगर वो महापौर जैसे एक बड़े पद के लिए अगर चयन करता है तो अपनी पूरी निष्ठा और अपनी पूरी कार्य कुशलता के साथ काम करूंगा। नहीं, आमजन आपसे यही जानना चाहता है, पूर्व में भी महापौर टांक साहब रहे हैं, भले भाजपा वालों के मुंह से भी सुनते हैं, आमजन के मुंह से सुनते हैं, उनसे कहीं कहीं सेटिस्फाइड नजर नहीं आए, तो उनके जो बाकी काम है, जनरली आमजन आता है अपने पट्टे के लिए, भवन के मानचित्र के लिए, यूडी टैक्स के लिए, इन सब बातों के लिए आमजन बहुत परेशान है। नहीं, परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं जीएस टाक साहब ने या उनसे पूर्व जितने भी हमारे महापौर और सभापति रहे, किरण दीदी से लगा के चाहे युधिष्ठिर जी भाई साहब हो, चाहे रविंद्र जी भाई साहब हो, चाहे रजनी भाभी हो, चाहे चंद्र सिंह जी भाई साहब हो, जब मैं उनके साथ ही मैंने उनके महापौर कार्यकाल में पार्षद का मैं था उस समय, और उसके बाद गोविंद सिंह जी टांक साहब हो, सभी ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से और अपनी कार्य क्षमता के आधार पर 100% उदयपुर को देने की कोशिश भी की और मेहनत भी की और लगभग 80-90% सफलता उन्होंने प्राप्त भी की। काम रोज निकलते हैं और लोगों की आशाएं, यहाँ के निवासियों की आशाएं भी अपने महापौर के प्रति, अपने नेता के प्रति रहती भी है और हर व्यक्ति काम करने की कोशिश करता है। उसमें सफलता कितने प्रतिशत प्राप्त होती है वो बहुत ज्यादा उन सवालों पे मैं जाना नहीं चाहता, बट काम सबने किया है। दूसरा, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सबके, जैसे आपने अभी सिर्फ गोविंद सिंह जी टांक साहब के लिए पूछा, तो उन्होंने अपना कार्यकाल में 2 से 2.5 साल तो कोरोना में ही जो एक महामारी आई, उसमें उस महामारी के अंदर ही उनका समय निकल गया और उस जो समय उनको मिला तो उन्होंने बहुत से काम इस उदयपुर के लिए किए हैं। अब रही बात, आपने जो पट्टे के लिए बोला, आपने जो नक्शे के लिए बोला, तो वास्तविकता से मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक जो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से नीचे वाले जितने भी परिवार हैं, पट्टों की जो ज्यादा समस्या है हमारे उन्हीं परिवारों के साथ ज्यादा है। किसी भी व्यक्ति के पास अगर वो पट्टा होता है ना, तो उस पट्टे के साथ वो इतनी चेन से वो रहता है कि भाई उसे लगता है कि हाँ, मेरे पास पट्टा है और अब मैं पूर्णतया इसका मालिक हूं, उसे किसी भी चीज का डर नहीं रहता। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि जो भी शिविर आपने लगाए हैं और सन तर्राणु से पहले जिन लोगों ने पट्टे के लिए आवेदन मतलब से रह रहे हैं वो, और जिन्होंने पट्टों के ऊपर फाइलें लगाई है, उनको पट्टे देने चाहिए। पर हाँ, मैं पुनः एक चीज इसमें यह भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ भू माफिया हैं, कुछ ऐसे लोग जो सरकारी जमीनों पे कब्जे करके और उसके बाद अगर उस पर पट्टे लेने की कोशिश करते हैं, तो सरकार को
ऐसे लोगों को चिन्हित करके और ऐसी जगह को चिन्हित कर कर उनके पट्टे उन लोगों को नहीं देने चाहिए। और अगर उनको अगर सरकार पट्टे नहीं देगी तो आगे आने वाले समय में जो इस तरीके के भूमाफिया हैं वो ऐसे काम करने से हमेशा डरेंगे। बहुत ही उच्च विचार है आपके। चलो आपसे जहां तक झीलों की बात है, झीलों पे अतिक्रमण, सीवरेज झीलों में गिरना और पिछोला फतेह साहब की साफ सफाई का आपका क्या विचार रहेगा? झीलें, मुझे लगता है कि इस उदयपुर की धरती को स्वर्ग बनाने में अगर सबसे ज्यादा और कोई महत्ती अगर कोई भूमिका निभाता है तो वो ये है कि झीलें, और इनकी झीलों को देखने ही पर्यटक यहाँ पर आता है। अब कभी कभी एक दुखद आश्चर्य होता है, इतने बड़े बड़े अधिकारी और इतने सालों में हम ये नहीं पता लगा सके कि पिछोला में सीवरेज का पानी जाता कहां से। किसी स्वतंत्र संस्था को या किसी कंपनी को सरकार से और यहाँ के आयुक्त साहब से निवेदन करता हूं कि एक बार उनको इस काम के लिए लगाना चाहिए, उसका पूरा सर्वे कराना चाहिए और जल्द से जल्द हमारी पिछोला में और मदार नहर में, इनमें जहां पे भी सीवरेज गिर रहा है और जो पानी हमारी झीलों को खराब कर रहा है, तुरंत इस काम को पहले करना चाहिए। मैं उदयपुर वासियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अतिक्रमण की तरफ ना बढ़े। मैं अधिकारियों से भी इस चीज के लिए कहता हूं कि आप भी अगर अतिक्रमण होने देते हो तो जो बनाने वाला, जो अतिक्रमण करने वाला जितना दोषी है उतना अधिकारी भी दोषी है, क्योंकि उसने समय पर उस चीज का संज्ञान नहीं लिया। तो दोषी सिर्फ बनाने वाला क्यों? दूसरा, मैं ये निवेदन भी सरकार से भी करना चाहता हूं और हमारे नगर निगम के आयुक्त साहब और जो भी अधिकारी है उनसे भी एक मैं आप कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के झीलों के पास में छोटे छोटे घर हैं, वो अपना परिवार के अंदर अपने बच्चे की शादी करना चाहता है पर उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नया घर बना सके, तो कम से कम उन्हें इसकी छूट देनी चाहिए एक तय नक्शे के साथ। और उनसे पहले आप शपथ पत्र लें, उनमें कड़े कानून की आप उनको जानकारी दें और उनके साथ उनको छूट देनी चाहिए कि कम से कम वो अपने बच्चों की शादी के अंदर 2 कमरे बनाकर वो अपने परिवार के साथ रह तो सके। होगा क्या, या तो वो बच्चा वहां से निकल के किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा तो परिवार भी टूटेगा, या वो लोग जो 2 कमरे बनाकर पर्यटकों को रुकाकर अगर रोजी रोटी कमाना चाहते हैं तो उनके तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं पुनः कहता हूं, कड़े नियमों के साथ अगर वो कुछ गलत गंदगी या कुछ इस तरीके से काम करते हैं तो उनके लाइसेंस को निरस्त करना चाहिए। बने हुए नक्शे के अलावा भी अगर वो किसी तरह का निर्माण करते हैं तो उसको ध्वस्त करना चाहिए। दूसरा, नगर निगम के अंदर आज कोई आदमी लाइसेंस लेना चाहता है या कोई फायर सेफ्टी का लाइसेंस लेना चाहता है या वो अपना किसी भी तरीके का टैक्स जमा कराना चाहता है या वो अपने घर के नक्शे को पास कराना चाहता है, उसको 2-2, 3-3, 4-4 महीने चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर पार्टी संगठन मुझे मौका देता है तो सर्वप्रथम शुरू के महीने, 2 महीने, 3 महीने में ही एकल खिड़की जहां पर आप आपकी फाइल जमा कराओ और निश्चित समय 7 दिन अधिकारियों से बात करके कि ये काम 7 दिन का है या 10 दिन का है, तो उसमें उनकी फाइल एक ही काउंटर पे जमा कराई और 7 दिन बाद उनका काम पूर्ण होने के बाद उनको ना तो चक्कर काटना पड़े और ना भ्रष्ट वाला। बहुत अच्छी बात होती है सिंगल विंडो सिस्टम। कई बैंक में, कई बड़े बड़े, कहीं भी आप संस्थान में जाओ, सिंगल विंडो, वहीं पे आपको जमा करना, वहीं से लेना, सारा काम वहीं होता है। बहुत अच्छे आपके विचार हैं। अब साथ ही साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपको सलूम्बर का नगर परिषद का प्रभारी भी आपको बना दिया है और साथ ही साथ उदयपुर में आपको जो आमजन महापौर की तरफ आपको बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। तो ये भाजपा की क्या रणनीति है? और भी है प्रभारी, उनको भी अलग भेज दिया है, तो आप अपना यहाँ चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसे क्या आप उनको मेंटेन करेंगे? पार्टी संगठन ने अगर वहां मुझे प्रभारी लगाया तो मैं पार्टी संगठन का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सलूम्बर जैसी एक महत्ती जगह पर पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे वहां पर प्रभारी के रूप में मुझे भेजा है। रही यहाँ चुनाव लड़ने की बात, तो पार्टी ने कहीं ये नहीं बोला कि वहां प्रभारी बन के जा रहे हो तो आप यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकोगे, ऐसी पार्टी ने कोई गाइडलाइन
दी नहीं है। पार्टी ने वहां पे भी काम के लिए भेजा है, तो मैं 100% वहां पे भी काम करूंगा। और अपने ने हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनको मैंने मेरे मन की बात बताई भी है, और उन्होंने भी इस चीज को बोला है कि ये चीज कहीं आपके चुनाव में कहीं आड़े नहीं आएगी। बाकी पार्टी संगठन ने जो तय किया है, उस पार्टी संगठन ने जैसा आदेश किया है, तो मैं सोलुम्बर के सब प्रभारी होने के नाते मैं 100%, अभी भी मेरी 5 बजे वहां पर बैठक है, तो 3:30 बजे के आसपास निकलूंगा। तो जिसमें पार्टी ने मुझे जो कार्य दिया है वो मैं करूंगा। पर हाँ, पार्टी संगठन अगर उदयपुर से मौका देती है तो मेरा मन है यहाँ से चुनाव लड़ने का। बाकी जैसा पार्टी संगठन आदेश करेगी या जिसको भी पार्टी टिकट देगी, अतुल चंडालिया तन मन और धन के साथ उस व्यक्ति के साथ लगकर उनको चुनाव जिताकर नगर निगम भेजने के लिए पूर्णतया मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उनके साथ रहूंगा। एक बात, एक पर्सनल लेवल पे आपको ले जाता हूं मैं। आपके एक लगा हुआ समधी वाला टेक, जो पूर्व असम के राज्यपाल रहे हैं, पंजाब के राज्यपाल हैं, चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, जो उनको सब जानते हैं, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो पूर्व में आप जिलाध्यक्ष के प्रबल दावेदार थे, दौड़ में थे, तो आम जन को आप क्या कहना चाहते हैं? सवाल एक, उस सवाल में सवाल 3। मैं आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का समधी हूं, और जब तक मेरा जीवन है तब तक ये रिश्ता रहेगा। गुलाब जी भाई साहब ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि आप राजनीति में आओ, कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप राजनीति में आ गए हो तो जाओ, कभी उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि तुम पार्षद लड़ो, कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम पार्षद मत लड़ो, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम इस मंडल का अध्यक्ष बनो, और कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम जिले में काम मत करो। मैं स्वयं अपनी इच्छा से बूथ अध्यक्ष से शुरू हुआ हूं। बूथ अध्यक्ष, मंडल का महामंत्री, लंबे समय तक और सबसे लंबे समय तक अंबेडकर मंडल का अध्यक्ष होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। 6 साल जिले का उपाध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, और अभी मेरे उदयपुर, मेरे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में विशेष आमंत्रित सदस्य का मुझे कार्यभार अभी मेरे पास है। तो ये तो थी आपके गुलाब जी भाई साहब के। अब रही अध्यक्ष बनने की बात, तो मेरे अलावा लगभग 12 और 13 जने इस दौड़ में थे। अब मुझे इस चीज को समझ में नहीं आता कि सिर्फ मेरा ही नाम लेके और बार बार ये कहा जाता है कि अतुल भैया आप नहीं बन पाए, आप नहीं बन पाए। जो बना है ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, वो हमारी पार्टी संगठन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। लंबे समय तक उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। और मेरे जितने भी साथी जो भी अध्यक्ष की दौड़ में थे, या जो भी मेरी बहन अध्यक्ष की दौड़ में थी, तो दौड़ में तो हम सभी जने थे, है ना। पर ठीक है, किन्हीं कारणों से, या जैसा आपने सवाल पूछा उस वजह से थोड़ा सा मेरे ऊपर रोशनी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, तो मुझे अच्छा भी लगता है इन सारी चीजों में, क्योंकि उनके नाम से मुझे बार बार ये मुझे लगता है कि मैं जिनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं, उनके बारे में जब मुझसे कोई प्रश्न पूछता है तो मैं उनको अपने आप से अंदर से ये बात निकलती कि जिस इंसान की मार्गदर्शन में, जिस व्यक्ति के अपने किए हुए कार्यों में, उनके बताए हुए मार्गों पे, अगर उनकी बताई हुई सिस्टम में वो मैं फॉलो करते हुए अगर मैं चल रहा हूं, और आज अगर मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं, तो मैं मेरे राजनीतिक गुरु की वजह से यहां तक हूं। तो इसमें मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस चंडालिया को, इस उदयपुर के 70-80% निवासी अगर अतुल चंडालिया को जानते हैं, पहचानते हैं, अपना भाई मानते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले अतुल चंडालिया को कोई नहीं जानता था, और आज 90% जनता अतुल चंडालिया को जानती है। तो मैं तो सर्वप्रथम, भारतीय जनता पार्टी हम सबकी मां है, और उसके प्रति मैं नतमस्तक होकर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अतुल चंडालिया को बहुत अच्छी जगह पे पहुंचा दिया। और गुलाब जी भाई साहब मेरे हमेशा गुरु रहे हैं, गुरु रहेंगे। रही पद की बात,
पद तो आते जाते हैं, मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, किसी दूसरे के भाग्य में होगा तो अतुल चंडालिया उसका साथी बनकर उसके काम में पूरा योगदान देगा। आइए आइए, ये अतुल जी चंडालिया का नहीं, जहां तक मैं भी उदयपुर का निवासी हूँ, सभी पे आशीर्वाद रहा है। जो महामहिम गुलाबचंद जी भाई साहब की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो संवैधानिक पद पे हैं, कभी किसी को डायरेक्ट फोन करके, कभी नहीं, अगर किसी को मिलना है करना ठीक है, वो हमेशा उनके द्वार खुले रहते हैं। तो उनके ऊपर वास्तव में कोई आरोप नहीं लगा सकता है, कोई आक्षेप नहीं लगा सकता है। तो आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।